ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है आपको एबीपी रिपोर्ट दिखाने का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद चर्चे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार हो चुका है। संस्थापक जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा अब किस तरीके से कसा जा रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। संस्था का संस्थापक जो है यूनिवर्सिटी का, वो गिरफ्तार हो चुका है। अल फलाह का संस्थापक है जवाद सिद्दीकी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी जवाद सिद्दीकी की हुई है। ये बड़ी खबर। पूरे ही मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों से जिनको गिरफ्तार किया गया है, तमाम डॉक्टर्स, उनसे पूछताछ भी हो रही है और जो सुराग हाथ लग रहे हैं उसके हिसाब से फिर जांच आगे बढ़ रही है। और अभी ये बड़ी खबर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक है जवाद सिद्दीकी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। मामले से जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 ठिकानों पर आज ईडी ने की सुबह से छापेमारी चल रही थी और लगभग 16 घंटे के बाद अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली के जामिया नगर इलाके में, वहां से ईडी ने जो अल फलाह के फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि साथ ही जो अकाउंटेंट है उसको भी हिरासत में लिया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी परिसर में आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे के करीब ईडी की जो है एक टीम पहुंचती है और 16 घंटे की छापेमारी के बाद तकरीबन 9:15 बजे के करीब ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ से निकलते हैं और अपने साथ जो है जो संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी, उसको भी गिरफ्तार करके ईडी की जो टीम है वो लेकर के जाती है। आपको बता दें कि ये जो जांच है वो अल फलाह ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जो जुड़े हुए वित्तीय लेन देन हैं, इसके अलावा जो वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं उन दस्तावेजों में यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच को लेकर के और शेल कंपनियों के इस्तेमाल को लेकर के ये जो छापेमारी है वो ईडी की तरफ से की जा रही थी। आपको बता दें कि ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर जो कार ब्लास्ट जिसने किया डॉक्टर उमर और उसके जो दो साथी हैं डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन, वो तीनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही कार्यरत थे। इसके बाद से कई सवालों के घेरे में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो आई गई थी। इसके अलावा जो नैक की जो रेटिंग है उसको लेकर के भी सवालों के घेरे में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वो आ गई थी और इसके बाद तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगालने की प्रक्रिया है वो तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से की जा रही थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। अल फलाह ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पर ईडी की रेड खत्म हो गई है। करीब 16 घंटे चली ईडी की छापेमारी और छापों के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। ईडी को छापेमारी में डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं। छापेमारी में ईडी को 48 लाख रुपए कैश मिले हैं और 16 घंटे के बाद जो ईडी की छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर है और कई दस्तावेज मिले हैं और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। साथ में 48 लाख रुपए कैश यहां ईडी को बरामद हुए हैं। लाल किला कार ब्लास्ट मामले में जांच के घेरे में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 परिसरों पर आज सुबह 5 बजे के करीब से जो ईडी की छापेमारी है वो चल रही थी और साथ ही अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर जो कि दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित है, वहां पर भी जो ईडी के जांच अधिकारी हैं वो छापेमारी करने के लिए पहुंचे और तकरीबन 16 घंटे की छापेमारी के बाद अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो हेडक्वार्टर है उससे निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के से जुड़े हुए जो वित्तीय लेन देन हैं, इसके अलावा जो शेल कंपनियों का जो इस्तेमाल है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच जो है वो ईडी कर रही है और उसी के तहत ये छापेमारी जो है वो की गई है। क्योंकि सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि इस जो आतंकवादी घटना थी उसमें अल फलाह ट्रस्ट और इससे जुड़ी इकाइयों की जो भूमिका है वो जांच के दायरे में है और
अल्फला से जुड़े फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए प्रमुख लोगों की जांच जो है वो की जा रही है और इस ग्रुप से जुड़ी हुई 9 शेल कंपनियों की भी जांच की जा रही है जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक ही पते पर कराया गया था। और शुरुआती जांच में जो है कई संकेत ऐसे मिले हैं, इनमें शेल कंपनियों की हरकत भी जो है वो जांच के दायरे में है, क्योंकि इसमें जो बिजनेस की जगहें बताई गई हैं उनकी ना तो कोई जो है फिजिकल मौजूदगी है और ना ही कोई जो है यूटिलिटी कंजम्पशन जो है वो दिख रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और तकरीबन 16 घंटे की छापेमारी के बाद अब जो ईडी की टीम है वो अल्फला के हेडक्वार्टर से जो है वो निकल चुकी है। जांच पड़ताल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को उमर के 2 वीडियोस हाथ लगे। एक में फिदाइन बनाने की बात कहता हुआ उमर दिखा तो दूसरे में उसकी कार दिखाई दी, जिसे लेकर उमर धमाके से पहले आसिफ अली रोड पर मस्जिद गया था। धमाके से ठीक 3.25 घंटे पहले यानी 10 नवंबर की दोपहर में 2:35 पर उमर की कार आसिफ अली रोड पर दिखी। ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो धीरे धीरे एक मस्जिद की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में इसी रोड पर स्थित एक मस्जिद में गया और शाम 6:50 पर लाल किले के पास जोरदार धमाका कर खुद को उड़ा लिया। एक के बाद एक कई खुलासों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क के कड़ियों को जोड़ते हुए कई जगह छापेमारी की। यूपी और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर और शिकंजा कसने के लिए कश्मीर के कुलगाम में एक डॉक्टर के घर छापेमारी की गई। ये घर कुलगाम के डॉक्टर उमर फारूक का है। डॉक्टर उमर फारूक की पत्नी भी एजेंसियों के रडार पर है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने घर के कोने कोने की तलाशी ली, घर के अंदर मिले हर कागजात की जांच की। डॉक्टर उमर फारूक SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और पति पत्नी शक के दायरे में हैं। जांच एजेंसियों ने श्रीनगर में भी छापेमारी की। आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध लोगों की तलाशी के लिए अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसके अलावा दिल्ली में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 25 जगहों पर छापे मारे। ओखला में अल-फलाह के दफ्तर पर पुलिस के साथ ईडी पहुंची और यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर जांच पड़ताल की। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रेड के बाद वहां हड़कंप मच गया। आतंकी कनेक्शन ढूंढने के बाद छात्र यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने घर लौट रहे हैं, तो वहीं जांच के दौरान आतंकी शाहीन और मुजम्मिल की एक नई तस्वीर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की ये तस्वीर एक कार शोरूम की है। दोनों ने 25 सितंबर को एक ब्रेजा कार खरीदी और कार के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। ये तस्वीर आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड के खिलाफ एक अहम सबूत है। ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। सूत्रों के मुताबिक इस कार के तार दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े हुए पाए गए हैं, जिसकी तलाश जांच एजेंसियों को थी और ये कार पिछले हफ्ते अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई पाई गई थी। इस कार के मिलने और आतंकियों के नाम अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद वहां हड़कंप मच गया है। छात्र और वहां का स्टाफ यूनिवर्सिटी छोड़कर घर जा रहे हैं। कितने दिन के लिए जा रहे हो आप? दोबारा आना है? दोबारा आओगे? फर्स्ट ईयर के हो? स्टाफ है। तो आपकी छुट्टी कर दी? हाँ, छुट्टी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी बड़ी खबर है। अमेरिका से भारत लाया जाएगा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। सुबह 10 बजे दिल्ली लाया जाएगा, ये बड़ी खबर है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार हुआ था, जिसको अब भारत आज लाया जा रहा है, ये बड़ी खबर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी है बड़ी जानकारी। अमेरिका से लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जो है वो लाया जा रहा है और वक्त है सुबह 10 बजे का। दिल्ली उसको लाया जाएगा और अमेरिका में अनमोल गिरफ्तार हुआ था, जिसके बाद अब भारत लाया जा रहा है आज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई। उसकी पूरी क्राइम कुंडली आपको हम बता रहे हैं। अनमोल बिश्नोई का दूसरा नाम भानु है और अमेरिका कनाडा से लॉरेंस का गैंग ये संचालित कर रहा था, चलाता था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इस पर आरोप है और इसके अलावा सलमान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसका भी आरोप है अनमोल बिश्नोई पर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था। एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया था। लुकआउट सर्कुलर भी जारी हुआ था और आज इसको भारत लाया जा रहा है। कुल 18 आपराधिक मामलों में अनमोल बिश्नोई जो है वो आरोपी है। जोधपुर जेल में कैद रह चुका है अनमोल।
अक्टूबर 2021 को जमानत पर ये रिहा हुआ था। फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था अनमोल और उसके बाद से वो अमेरिका में ही रह रहा था। करीब 32 आपराधिक मामलों में ये आरोपी है और अमेरिका में इसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद आज सुबह 10 बजे दिल्ली इसको लाया जाएगा। अनमोल बिश्नोई पर बड़े आरोप जो हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोप है, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने का आरोप है, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई उसका ये आरोपी है और साथ ही पंजाब में मोबाइल डीलर से रंगदारी मांगने का भी इस पर आरोप है। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। उसके आज भारत पहुंचने की उम्मीद है। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग केस में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवंबर में अमेरिका पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर अवैध तरीके से अमेरिका में एंट्री का आरोप है। उधर एनआईए ने भी अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। खैर, अब अनमोल को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। अनमोल बिश्नोई पर वैसे तो देश भर में 32 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें अकेले 20 मामले राजस्थान में हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुकदमा सबसे ज्यादा चर्चित है। हमने अमेरिका के सारे जस्टिस डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट किया और एक विक्टिम फैमिली की तरह हमने उधर रजिस्टर किया और आज हमें मेल आया है उधर से विक्टिम नोटिफिकेशन से कि अनमोल बिश्नोई को उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई बुधवार की सुबह 10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएगा। अब ये फैसला केंद्र सरकार करेगी कि अनमोल बिश्नोई को सबसे पहले किस एजेंसी की कस्टडी में भेजा जाएगा। बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। आज दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार को इस बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नेता चुने जाने के बाद नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार करेंगे। बिहार में कल होना है शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले नई सरकार के गठन की कवायद किस तरीके से तेज हो चली है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे का वक्त है जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता इसमें चुना जाएगा और नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार करेंगे। आज बिहार में कल 20 तारीख है और 20 तारीख को पहले से ये कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण होगा, तो वो तय है और कल ही शपथ ग्रहण की भव्य तस्वीरें सामने आएंगी पटना के गांधी मैदान से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इतना तो साफ है कि बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इन समारोह में कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन कौन मंत्री, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इस सस्पेंस के बीच जेडीयू के 2 बड़े नेता संजय झा और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर सोमवार की रात पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली के लिए उड़ान भर दी। पत्रकार यहां सवाल पूछते रहे, लेकिन संजय झा मुस्कुराहट के साथ चुप रहे। सर, तेजस्वी यादव हारने वाले व्यक्ति को सर फिर से सर लालू यादव ने कमान सर दिल्ली जा रहे सर। सूचना मिली कि दोनों नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना हुए और सुबह 11 बजे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सीधे अमित शाह के आवास पहुंचे। कुछ देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के आवास पर पहुंचे और काफी देर तक दोनों नेताओं की संजय झा से बातचीत चलती रही। खास बात ये रही कि ललन सिंह करीब 1 घंटे के बाद अमित शाह के आवास पहुंचे और उसके 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हो गई। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर अभी सस्पेंस है। जेडीयू नेताओं के आवास से निकलने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अलग से बैठक हुई और नई सरकार के स्वरूप पर मंथन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना में भी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के नेता भले ही मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम खुलकर ना ले रहे हों, लेकिन एनडीए के 2 घटक दल पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी दोपहर करीब 12 बजे नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। उनके साथ उनकी पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी भी थे। तय हो चुका है, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। इधर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री, आगे फिर सरकार बनेगी तो रहेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर आज क्या पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और अगली खबर है कि उससे 1 दिन पहले यानी 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले 19 नवंबर को ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है।
जिसके लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक और अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। और इस वक्त बिहार से ही बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में शपथ ग्रहण से पहले आज बैठकों का दौर चलेगा। पटना में बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी पटना में। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये मीटिंग होगी और सुबह 11 बजे का वक्त है जब जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होगी। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी और जेडीयू विधायक अपने अपने दल का नेता चुनेंगे। आज ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कल शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले किस तरीके से बैठकों का दौर पटना में आज दिखाई देगा, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ये बैठक होगी और उसके बाद 11 बजे का वक्त है जब जेडीयू विधायक दल की मीटिंग होगी और सीएम आवास पर ही ये बैठक होने वाली है जेडीयू विधायक दल की। बीजेपी और जेडीयू अपने अपने दल का नेता चुनेंगे आज। इधर एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। उधर महागठबंधन के नेता अभी भी नीतीश कुमार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव के बाद भाई वीरेंद्र ने भी नीतीश कुमार को सतर्क रहने के लिए कहा है। चर्चाओं का दौर इस वजह से तेज है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात तो की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बीजेपी हमेशा बड़ा खेल ही करती है देश में राज करने के लिए। जनता के मुद्दे को कभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना बिहार के मुद्दे को उठाना? हालांकि जेडीयू बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे और 5 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री तो सब कोई जानते हैं कि वही रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे। जेडीयू कह रही है कि चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी के लोग डरे हुए हैं और इसी वजह से उनको हर तरफ खेला नजर आ रहा है। सस्पेंस सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर ही नहीं है, एक चर्चा स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही इस कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। संजय झा और ललन सिंह जब अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे तो सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में स्पीकर की कुर्सी को लेकर भी चर्चा हुई। जेडीयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद बीजेपी के पास है, ऐसे में विधानसभा का स्पीकर पद उसे मिलना चाहिए। इधर पटना में 3 नामों की चर्चा भी तेज हो गई है, जिसमें रामकृपाल यादव, प्रेम कुमार और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। विजय सिन्हा कल भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता है, कल भी कार्यकर्ता रहेगा और विजय सिन्हा कार्यकर्ता में गौरवान्वित रहता है। प्रेम कुमार 9वीं बार विधायक बने हैं और ऐसे में उनके नाम की चर्चा भी तेज है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, जनता का सेवक। जो पार्टी फैसला लेती है उसको हम लोग एज ए सिपाही मतलब उनके आदेश का पालन करते हैं। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि स्पीकर बीजेपी का होगा या फिर जेडीयू का। एक और बड़ी खबर बिहार से है। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तेज प्रताप यादव का अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं रही, तेज प्रताप की ओर से कहा गया है। अब आरजेडी जो है वो जयचंदो द्वारा हथियाई गई पार्टी बन गई है। पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी बहन रोहिणी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सबको निकालोगे तो बचेगा कौन, रहेगा कौन, ये तेज प्रताप की ओर से कहा गया है। आज परिवार मजाक का पात्र बन गया है। इज्जत का तमाशा जब जब हुआ पाठ, इतिहास बदला, तेज प्रताप की ओर से कहा गया है। ये राजनीति नहीं, जनता की जी रही रक्षा का युद्ध है। अगली बार 25 से 5 सीट आने में देर नहीं लगेगी। जिसने सम्मान को ललकारा उसका विनाश होना तय है। ये पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है तेज प्रताप की ओर से। रोहिणी के मामले को लेकर लालू परिवार के बाद पार्टी में भी दरार दिखने लगी है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर आरजेडी 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तेजस्वी यादव के साथ तो दूसरा रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर गया है। और इसकी एक झलक पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर देखने को मिली। रोहिणी के समर्थन में ये नारेबाजी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने हुई। और अकेला संजय यादव राजद को बर्बाद कर दिया, लालू परिवार को बर्बाद कर दिया। रोहिणी के समर्थन में नायगांव और सोनपुर से करीब 70 से 80 लोग आए थे। राबड़ी आवास पर हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने नारेबाजी करने वालों को मौके से हटाया और मामले को शांत कराया। तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर फिर से प्रतिक्रिया दी और चेतावनी देते हुए लिखा, हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। विवाद शुरू होने के बाद से ही तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं।
लालू परिवार में विवाद पर लगातार सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। हमें सचमुच में अब डर लग रहा है, कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। रोहिणी के आरोपों का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू परिवार के संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, क्या उनके यहाँ संस्कार है, लोगों के साथ आचार व्यवहार है, यह तो दिख ही रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के 4 दिन बाद जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और चुनाव में मिली हार की वजह गिनाते हुए एनडीए पर जबरदस्त हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ आई थी, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि हार के बाद भी वो बिहार की जनता के साथ खड़े रहेंगे। आज जरूर धक्का लगा है और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वोट खरीदने का भी आरोप लगाया। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल 25 सीट से ज्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। इस वक्त एसआईआर को लेकर एक तरफ बीजेपी बेहद उत्साहित है, वहीं विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है। इसी मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में उन 12 राज्यों के कांग्रेस नेता भी शामिल हुए जहां चुनाव आयोग दूसरे चरण का एसआईआर करवा रहा है। तय किया गया कि अब एसआईआर को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर का मुकाबला राजनीतिक, संगठनात्मक और कानूनी रूप से किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दबाजी में अपनाई जा रही है और इसका उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने का है। बड़ी बात तो ये भी रही कि इस बैठक के लिए शशि थरूर को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो शामिल नहीं हुए। बड़ी खबर आपको हम दे दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान आया कि भारत और हिंदू एक ही हैं। ये मोहन भागवत की ओर से कहा गया कि देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि सभ्यता पहले ही जाहिर करती है हिंदू राष्ट्र। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत पहचान है। ऐसे जो लोग हैं, मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू है। तो हिंदू को रिलीजियस कॉनोटेशन में नहीं लेना। मुसलमान, ईसाई भी इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही है। स्वतंत्रता की लड़ाई में आरएसएस के योगदान पर सवाल उठाने वालों को भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जवाब दिया कि स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था, हम डंका नहीं पीटते, हमने अपना कर्तव्य निभाया। ये मोहन भागवत की ओर से कहा गया। संघ स्थापना के बाद डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक बन गए थे, तो जो दांडी मार्च वाला सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह हुआ, जहां सागर नहीं था वहां जंगल सत्याग्रह हुआ, तो संघ का सरसंघ चालक पद टेम्पररीली दूसरे के हाथ में देकर स्वयं डॉक्टर हेडगेवार और उनके कुछ स्वयंसेवक साथी उस जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। उनको 1 साल कारावास की शिक्षा हुई, 9 महीना जेल में रहना पड़ा उनको। 1942 के आंदोलन में चिमूर आष्टी महाराष्ट्र में 2 कांड हुए। वो चिमूर के सत्याग्रह में पहला बलिदान देने वाला वहां की शाखा का मुख्य शिक्षक था। 9 लोग वहां से कारावास में गए
और उनको फांसी की सजा हुई। उसमें 7 लोग स्वयंसेवक थे। तो ऐसा बहुत स्वयंसेवकों ने किया है। हमने किया ऐसा डंका हम पीटते नहीं। वो करना कर्तव्य था, वो हमने कर्तव्य निभाया। जहां जैसी शक्ति थी वहां संघ के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ओवरटेक करते वक्त लॉरी ने बाइक सवार को कुचल दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि हादसे के बाद कोई मदद करता वहां नहीं दिखा। दाईं ओर गिरा और लॉरी के पहिए के नीचे आ गया। लॉरी के आगे और पीछे का पहिया सिर से होकर गुजर गया। हादसे के बाद ना तो लॉरी वाला रुका और ना ही आसपास के लोगों ने मदद करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। बाइक सवार बुजुर्ग हादसे की अनदेखी करते हुए आगे बढ़ गया। स्कूटी सवार व्यक्ति ने जैसे ही लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, झोला लेकर पैदल चलता ये शख्स सामने आ गया, जिसे बचाने की कोशिश में ब्रेक लगते ही स्कूटी फिसल गई और लॉरी से युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद वो भी मदद के लिए आगे नहीं आया और बाइक सवार ने वहीं दम तोड़ दिया। मेघालय की राजधानी शिलोंग से हादसे की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक ड्राइवर ने नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 छात्राओं पर कार चढ़ा दी। एक पल में सड़क पर कार की शक्ल में शैतान आया। पैदल जा रही 2 छात्राएं सबको दिखी, बस कार ड्राइवर को नहीं। ऐसा लगा जैसे ड्राइवर ने आंखों पर पट्टी बांधकर कार की स्टीयरिंग घुमा दी। तेज रफ्तार कार जैसे ही छात्राओं के पास पहुंची, लड़कियों को अंदेशा हुआ, लेकिन अगले ही पल वो हो गया जिसका डर था। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो लड़कियों को लेकर गेट तोड़ती हुई बाहर निकल गए। गंभीर तौर पर घायल दोनों छात्राओं को आईसीयू में एडमिट कराया गया। जानकारी के मुताबिक कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड ही नशे में गाड़ी चला रहा था। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। ट्रैक्टर ने दिशा बदली और सामने से आ रही 2 बाइक उसकी चपेट में आ गई। ट्रैक्टर चला रहा शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों बाइक पर सवार 3 लोग जमीन पर गिर गए और तीनों की मौत हो गई। सीसीटीवी में नजर आया कि ट्रैक्टर और कार तेज रफ्तार में चल रहे थे। दोनों में से कोई भी अपनी रफ्तार धीमी करने को तैयार नहीं था। तभी कार ट्रैक्टर को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई और उसे ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसा दनकौर सिकंदराबाद रोड पर हुआ, जिस हादसे में गौरव नागर नाम के रेडियोलॉजिस्ट की मौत हो गई, जो ड्यूटी से घर लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर देवर भाभी बच्चों के साथ बैठे थे। हादसे में देवर भाभी की जान चली गई, जबकि दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ कि हरकत में आया जयपुर विकास प्राधिकरण। जयपुर में टूटी सड़क की मरम्मत करवाई गई है। ठेकेदार को भेजकर सड़क को ठीक करवाया गया। एक रात में ही तैयार कर दी गई थी नई सड़क, जिस पर और 7 से 8 घंटे के बाद ही ये सड़क जो है वो उखड़ने लगी थी, जिस पर सवाल खड़े हुए थे। हमने सवाल पूछे थे एबीपी न्यूज के सवाल, और उसके बाद यहाँ हरकत में आ गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, और यहाँ कहा जा रहा है कि टूटी सड़क की मरम्मत करवाई गई। ठेकेदार को मौके पर भेजा गया और सड़क को ठीक करवाया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप पर एक बाइक में भीषण आग लग गई। आग तेजी के साथ फैली और देखते ही देखते पूरी बाइक वहां जलकर खाक हो गई। आग जिस जगह पर लगी वहां पेट्रोल भरने की कई मशीनें लगी थी। आग बढ़ने लगी तो बाइक सवार समेत पेट्रोल पंप कर्मी पहले खुद की जान बचाने दूर भागे। डर था कि कहीं आग से पूरा पेट्रोल पंप जल ना जाए। इस बीच अग्निशमन यंत्र से बाइक से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। कुछ पेट्रोल पंप कर्मी बालू और पानी ले आए, उनका भी तेजी से छिड़काव हुआ, तब जाकर जलती आग पर काबू पाया जा सका। इस आग से बाइक तो पूरी तरह जल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि पेट्रोल पंप को कोई नुकसान नहीं हुआ।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दूध बेचने वाले को निशाना बनाया। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक बदमाश ने दूध बेचने वाले के हाथ पकड़े तो दूसरा बदमाश जेब से जबरदस्ती पैसे निकालने लगा। वारदात ऋषिकेश के आश्रम मार्ग पर रेलवे रोड के पास हुआ। दूध वाला घरों में दूध देने के बाद वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसे घेर लिया। दूध बेचने वाले ने शोर मचाया तो कॉलोनी के कुछ लोग घर से बाहर आ गए, लेकिन तब तक बदमाश दूध बेचने वाले के 15,000 रुपए लूटकर भाग चुके थे। और इस वक्त बड़ी खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में करीब 22 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीआरआई की एक बड़ी कार्रवाई है। 2 महिलाओं से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है यहाँ, और हेरोइन की तस्करी कर रही 2 महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। ड्रग्स लेकर न्यू जलपाईगुड़ी से दिल्ली जा रही थी महिलाएं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी कार्रवाई हुई है चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीआरआई की तरफ से। 2 महिलाओं से 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है यहाँ पर, और इन महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जानकारी ये है कि ये ड्रग्स लेकर न्यू जलपाईगुड़ी से ये दिल्ली जा रही थी। इनको लखनऊ में ही धर दबोच लिया गया। यूपी के गोरखपुर में एक घर में धार्मिक अनुष्ठान हुआ था, और अनुष्ठान का प्रसाद जिसने भी खाया, अब उन सभी लोगों को रेबीज का टीका लगाया जा रहा है। दरअसल हुआ कि ये जिस गाय के दूध से पंचामृत बनाया गया था, उस गाय को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गांव के करीब 200 लोगों ने इस अनुष्ठान के बाद पंचामृत लिया था, और अब सब डरे हुए हैं। हालांकि पंचामृत लेने वाले लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जा रहा है। गांव वालों ने बताया कि गाय को जिस कुत्ते ने काटा वो पागल था, और इसी के बाद गाय अजीब अजीब हरकत करने लगी। न पानी पीती थी, न कुछ सबको काटने मारने के लिए दौड़ती थी, न पानी पीती न खाती, कुछ नहीं, और ऐसे कुत्ते जैसा बैठती भी थी। करीब 3-4 दिन के बाद, 5 दिन, यानी टोटल मिलाकर 1 हफ्ते के बाद वो मर भी गई है, शनिवार शाम को। घर के धार्मिक अनुष्ठान में दूर दूर से रिश्तेदार भी आए थे, और अब वो सब भी डरे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, और इस बाइक में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर लगाने वालों पर नकेल कसी है। जो अपनी बाइक से दूसरे राहगीरों में दहशत फैलाते हैं, आज वो दहशत हुई। जयपुर पुलिस ने 2, 5, 10 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा अवैध साइलेंसर को जब्त किया, और कैमरे के सामने उस पर रोड रोलर चलाकर कुचल दिया। मॉडिफाइड साइलेंसर्स का उपयोग करके स्टंट करना और माहौल खराब करने का प्रयास करना, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है। इस अभियान के तहत करीब 300 अवैध साइलेंसर्स और प्रेशर हॉर्न की जब्ती हुई। अब पुलिस उन दुकानदारों की तलाश में है जहां इस तरह के अवैध साइलेंसर लगाए जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, लेकिन इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। अब इस खबर ने सवाल उठा दिया है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्थानीय चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी में अनबन की खबरें आ रही थी, और बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में ना पहुंचकर अपनी नाराजगी जता दी। बड़ी बात तो ये थी कि शिवसेना के सभी मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। अब महायुति के नेता सफाई दे रहे हैं। ये जो चुनाव है लोकल पंचायत का, इस चुनाव में यहाँ टिकट नहीं मिलते वहाँ चले जाते हैं, वहाँ टिकट नहीं मिलते वहाँ चले जाते हैं। 8-8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए हैं, करके थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन उस वजह से आज के बैठक की कोई नाराजगी नहीं है। कैबिनेट की बैठक 7वीं मंजिल पर चल रही थी, और बताया गया कि शिवसेना के सभी मंत्री 6ठी मंजिल पर सीएम फडणवीस के दफ्तर में बैठकर उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर के लोग बढ़ते प्रदूषण से बेहाल हैं, और अब इसको लेकर लोग सड़कों पर उतर गए। दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों की भीड़ ने प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपने नीतियों, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई जैसे मुद्दों पर तो खूब प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन अपनी तरह का ये अलग ही प्रदर्शन है, जो कि सांसों के लिए, हवाओं के लिए है। विभिन्न संगठनों के तमाम कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में बैनर, पोस्टर लिए इन प्रदर्शनकारियों ने प्रदूषण के खिलाफ बिगुल फूंका।
हमारी सांस लेने की मांग है, जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, यहाँ दिल्ली के आम जनता है। बहुत सालों से वही चीज़ें बोली जा रही है। जब तक हमारी सरकार अपने इस जो समस्या है इसको मानेंगी नहीं, उनको भी उतना ही दर्द होना चाहिए। काली धुंध और जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली में हर उम्र के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से खबर है। पंजाब के नवा शहर के बंगा इलाके में कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बदमाशों की करतूत का सबूत देखिए, तस्वीरें खुद बोल रही हैं। कार सवार बदमाश आए और सीधे फायर कर दिया। बदमाशों ने गोलीकांड बंगा बस स्टैंड पर किया, जो कि हर वक्त भीड़ से खचाखच भरा रहता है। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया। हथियारों के साथ आए बदमाशों ने न सिर्फ 35 राउंड फायरिंग की, बल्कि गाड़ी को भी तोड़ डाला। इसके बाद बेखौफ बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। घटना के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक है। पूरी कार अंधाधुंध फायरिंग से छलनी हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक की सांसें वहीं थम गई। बाकी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दिल्ली की जिस कोर्ट में आतंकी हमले के आरोपी दानिश की पेशी होनी थी, उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जैश ए मोहम्मद के नाम पर आया धमकी भरा मेल सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 कोर्ट और सीआरपीएफ के 2 स्कूलों तक पहुंचा था। जासिर बिलाल उर्फ दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी से पहले ही वहां धमकी वाला ईमेल जा चुका था। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट रूम के साथ बाउंड्री के अंदर के सभी इलाकों की चेकिंग की गई। धमकी भरा मेल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के साथ 30 हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और साकेत कोर्ट को भी आया। साकेत कोर्ट में तो इससे अफरा तफरी भी मची। जान के डर से वकील कोर्ट परिसर से बाहर जमा हो गए। हालांकि जांच के दौरान कोर्ट और स्कूलों में कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। अब धमकी देने वालों की तलाश जारी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब लोगों को डरा धमकाकर उनसे फ्रॉड करने वाले गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। फ्रॉड करने के लिए तैयार लोग बैठे हुए हैं। जांच अधिकारी बनकर लोगों को लगातार वो कॉल कर रहे हैं। लोगों को आतंकियों से मिला हुआ बताकर डरा रहे हैं और फिर सेटलमेंट के नाम पर लाखों रुपए उनसे लिए जा रहे हैं। कानपुर में एक महिला के साथ इसी पैटर्न की ठगी हुई। ठगों ने उन्हें कॉल करके खुद को जांच अधिकारी बताया और महिला को कहा कि उनका नंबर आतंकी गतिविधियों में पाया गया है। मेरे फोन पे एक फोन आया कि मैं सुभाष सिंह यादव लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ, आपका नाम पहलगाम और दिल्ली हमले के आतंकियों के साथ मिला है। जांच का डर दिखाकर महिला से 6,66,000 रुपए ऐंठ लिए गए। उन्हें एक दिन नहीं बल्कि 3 दिनों तक लगातार अलग अलग नंबरों से कॉल लगाते रहे। तो उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया। पुलिस को अब शक है कि आतंकियों के साथ शामिल होने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कानपुर वाले मामले में ट्रांजैक्शन जुड़े खातों की जानकारी खंगाली जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।